लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि चुनाव क्या होते हैं, चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है, किस जो चुनाव होंगे उनको किस आधार पर हम कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक है या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। ये प्रतिद्वंद्विता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो सकता है, हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रही तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। जब कोई पार्टी नहीं होगी तो एक ही पार्टी जीत के आएगी, तो फिर वो किस तरह से चुनाव माने जाएंगे। चुनाव जो प्रतिद्वंद्विता है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके स्पष्ट नुकसान है वो भी दिखते हैं। विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। ज़रूरी नहीं सभी नेता जनसेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। कुछ नेता पावर के लिए भी राजनीति में आते हैं। नेताओं को अपने पेशे के लोगों से आगे बढ़ने और अपने करियर बनाने की भी चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहने तथा सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबलों का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही राजनीतिक नेता को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। राजनीतिक नेता जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार लोगों के हित में कार्य नहीं किया और तो जनता उनको अगली बार नहीं जिताएगी। इसलिए वो प्रयास करते हैं कि कुछ वो ऐसे जनहित के कार्य करें जिनसे उनके अगले चुनाव में जीतने की संभावना बढ़े। यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगले चुनाव में नहीं जीत सकते। भारत में चुनाव की क्या प्रणाली है। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए होता है, उसके लिए होते हैं। इसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव क्षेत्र अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधियों की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक ही क्षेत्र अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। कोई गरीब हो उसकी वोट का भी वही मूल्य है, कोई अमीर है उसकी वोट का भी वही मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। एक समान इसलिए ताकि ये निश्चित हो सके कि वो सामान्य रूप से समान संख्या तक डाली गई हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो इसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं। चुनाव में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया गया है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र सांसद या विधानसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीट जीत
जीती। तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुँचे। भारत में चुनाव होते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उनको इस बात की भी चिंता थी कि वो कैसे राजनीति में भाग लें। इसलिए उन्होंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। हमारे संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने और जन प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माता को इस बात की भी चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच ही ना पाए। संसाधन की कमी के कारण वो चुनाव में भाग ही ना ले सके। संसाधन वाले प्रभावशाली लोगों उनके चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद विधानसभा में हमारी आबादी का एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए और आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इस तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायत और शहरी नगरपालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। मतलब महिलाएं हैं, उनको भी राजनीति में, चुनाव में अब आने का पूरा अधिकार है। और ये सुनिश्चित ये सीटें जो आरक्षित की गई है इसलिए की गई है ताकि इस पर महिलाएं ही आए और वही महिला उम्मीदवार आए और वही चुनाव लड़े, ताकि महिलाओं की भागीदारी भी चुनाव में हो, जिससे चुनाव को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कहा जा सके।